गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एस्पेरेंट लाइव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये क्लास आप सभी की बिहार दरोगा के लिए है और आप सभी का एग्ज़ाम डेट प्रस्तावित हो चुका है जनवरी में। तो अभी उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं और आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस क्लास को डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि ये मैराथन सीरीज में लाइव चल रही थी तो अब मैंने इसको रिकॉर्डेड मोड पे लाना स्टार्ट किया आज से, क्योंकि रिकॉर्डेड मोड पे आपको ज़्यादा टाइम में नहीं लगते, कम मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आप कम टाइम में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? दी अल्मेडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या फिर रॉबर्ट क्लाइव। चलिए इसका करेक्ट आंसर दीजिए। ये देखिए आपको उत्तराखंड पीसीएस का पूछा गया क्वेश्चन है प्री में, कि ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड पीसीएस के प्री में पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा लाया गया। तो याद रखिएगा ये आपको अल्मीडा के द्वारा लाया गया। किसके द्वारा? तो दी अल्मीडा के द्वारा ये लाया गया है, दी अल्मीडा के द्वारा लाया गया है। ठीक, अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे कि कब लाया गया, कब? ठीक है, इसको फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसको लाया किस वर्ष गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। अच्छा, वास्को डिगामा जो थे इनका कालीकट में स्वागत क्यों किया गया था, मुझे ये बताइए। तो कालीकट जो है आपको ये जामोरिन के द्वारा स्वागत किया गया। कालीकट आपको कहाँ पड़ता है? तो याद रखेंगे कि कालीकट आपको केरल में पड़ता है और वहाँ का जो थे शासक कौन थे? तो जामोरिन थे। और जब 1498 ईस्वी में, कौन सा ईस्वी था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पहली बार भारत में आते हैं तो उस वक्त इनका स्वागत किनके द्वारा किया गया था? जामोरिन के द्वारा। और यहाँ से वो लेकर क्या जाते हैं? तो मसाले के बारे में उन्हें पता चलता है, मसाले के बारे में जो जिसके कारण खाना जो है बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी बनता था और जितने कीमत पर वो यहाँ पर खरीदते उसके बराबर वहाँ पर जो है उसको बहुत अच्छे कीमत में सप्लाई कर सकते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो यही एक रीजन रहा था कि बाद में दोबारा से वो आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी सब आती है इंडिया में, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर जो है कच्चा माल बहुत ही सस्ते दामों पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। मतलब भारत में सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित करने वाला कौन था? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आप सभी देंगे तो आप सभी याद रखेंगे कि पुर्तगाली जो थे ये सबसे पहले भारत में क्या किए थे? तो इन्होंने ही अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, चलिए देखिए बिहार दरोगा के लिए आप सभी के लिए 299 में बैच लाया गया है और अभी भी आप सभी के पास टाइम है। इसमें आप सभी को ऑल सब्जेक्ट होंगे, टॉपिक वाइज, बोर्ड पीडीएफ, प्रिंटेबल, लाइव रिकॉर्डेड क्लास और 20,000 प्लस एमसीक्यू विथ होमवर्क सीरीज। तो डेफिनेटली जुड़े और देरी नहीं करेंगे क्योंकि आपका एग्जामिनेशन एकदम से सर पर है। ठीक है, कलकत्ता किसने बनाया? देखिए ये भी आपको उत्तराखंड पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का लेवल कितना ये होगा, इंपॉर्टेंट होगा। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कलकत्ता किन के द्वारा बनाया गया। तो याद रखेंगे कि जॉब चार्नोक, याद रखिए जॉब चार्नोक याद रखेंगे। और कब बना है? तो 1690 में, 1690 में कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। किसकी? तो कलकत्ता शहर की स्थापना की गई, कलकत्ता शहर की स्थापना की गई। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि किनके द्वारा? तो जॉब चार्नोक के द्वारा 1690 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आप जानते होंगे। वॉरेन हेस्टिंग जो है 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, क्या आया था? तो रेगुलेटिंग, याद रखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था इन्हीं के वक्त में आया था। और ये रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलकत्ता में कोर्ट की जो स्थापना की गई थी, कोर्ट की स्थापना, तो इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपको 1774 में किया गया था। तो इसीलिए जो है मतलब मैं आपको इस क्वेश्चन में बताई क्योंकि हम कलकत्ता शहर के बारे में अभी जान रहे थे। और ये कब हुआ? तो याद रखेंगे कि 1774 में। ये वही मतलब इसी कोर्ट में कितने जज थे? तो 3:1 का रेशियो था, यानी कि एक मेन जज थे जिनका नाम था एलिजा एम्पे। याद रखेंगे एलिजा एम्पे इनका नाम था, तो ये याद रखें।
बाकी वास्को डी गामा के बारे में आप जानते हैं 1498 ईस्वी में ये भारत आते हैं, समुद्री मार्ग के रास्ते से आते हैं और ये जो है आपको याद रखना है, इनका स्वागत जमोरिन के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? जमोरिन के द्वारा। तो ये सारा पॉइंट आप लोग फैक्ट के तहत याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हो? मतलब ऐसी कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी जिसको सबसे पहले अधिकार पत्र प्राप्त हुआ भारत में अधिकार मतलब करने का? तो ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसको 1600 ईस्वी में, याद रखेंगे कि 1600 ईस्वी में पहला व्यापार करने का राइट मिला, पहला व्यापार करने का, याद रखिएगा कि करने का अधिकार मिला। ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी जिसको सबसे पहले क्या करने का? तो व्यापार करने का यानी ट्रेड करने का राइट मिला है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपसे कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई? कब की बात कर रहा है? तो 1613 में कहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना स्थापित करने का राइट दिया गया? फटाफट से बताना है। तो याद रखेंगे कि ये आपको 1613 की जब भी बात करें तो ये आप सूरत में याद रखेंगे, सूरत में ये आपको अस्थाई था, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थाई तो ये आपको हो जाएगा 1611 में। कहाँ? तो मुसल्लीपट्टनम, याद रखिए कि मुसल्लीपट्टनम में ये कहा गया था और यहाँ पे स्थापित हुआ था, और अस्थाई, ठीक है, तो मसूलीपट्टनम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित किया गया? प्रयागराज आप जानते हैं कहाँ है? यूपी में है, और यहाँ के किले पर अंग्रेजों द्वारा 1797 ईस्वी में, कौन सा ईयर था वो? तो 1797 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में याद रखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा प्रयागराज पर, कहां पर? तो प्रयागराज पर अधिकार जो है कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था? तो अधिकार स्थापित किया गया था। याद रखेंगे कि अधिकार स्थापित क्या किया गया? तो स्थापित किया गया। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक याद है, समझ में आ रहा है कब था वो, कौन सा ईयर? तो 1697 ईस्वी, ठीक है, सॉरी 1797 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसे भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़ा में भाग लेने की नीति आरंभ की? मतलब उनको भू क्षेत्र अर्जित करना था, इसके लिए उन्होंने क्या किया? तो डुप्ले थे, ठीक है। डुप्ले ने क्या किया कि भारतीय राजाओं में, याद रखिएगा कि भारतीय राजाओं में झगड़ा लेने का, क्या करने का? तो झगड़ा लेने का काम किया, झगड़ा लेने में भाग लेने का काम किया, और इससे उनका क्या हुआ? तो वो जो है उनकी एक नीति आरंभ हुई, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु जाना जाता था? चलिए, अंग्रेजी शासनकाल की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो आपको किसके लिए जाना जाता था? तो जो आपको जाना जाएगा अफीम के लिए। चलिए फटाफट से आंसर करिए, मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूँ, ठीक। फटाफट से आंसर करेंगे, चलिए। चलिए, तो ये आपका बिहार है। ये बिहार जो है, ये बिहार जिसका मैप अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से इसका मैप है, मतलब इस तरीके से बिहार है, ठीक। और ये बिहार आपका, इसी बिहार में सबसे ज़्यादा क्या मिलता था? तो अफीम की खेती की जाती थी और यहीं मिलता था, ठीक है। बिहार में सबसे ज़्यादा अफीम मिलता था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, आपसे कभी पूछ लेगा कि बिहार के कौन से क्षेत्र में आपको पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, या फिर आपको नई जलोढ़ मिट्टी? फटाफट से बताइए, तो कहाँ मिलेगी पुरानी जलोढ़ मिट्टी? तो आप जानते हैं कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये आपको हो गया उत्तरी गंगा का मैदान, और ये आपको हो जाएगा दक्षिणी गंगा का मैदान। क्योंकि बिहार के दरोगा रिलेटेड एग्जाम है,
इसलिए मैं बिहार को थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। आपसे अगर ऐसा पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि इसमें ये जो ऊपर वाला है यहाँ पर आपको नई जलोढ़ मिट्टी होगी, क्योंकि अब यहाँ से जो जितनी भी नदियाँ आती हैं तो यहाँ पर जैसे कोसी हो गया, गंडक हो गया, आपको घाघर हो गया, महानदी, ये सब बाढ़ का कारण बनती है। किसका? तो बाढ़ का। और नीचे से जो आप देखते हैं, सोन देखते हैं, अजय देखते हैं, क्यूल देखते हैं, यहाँ बाढ़ का कारण ये नहीं मिलती है, तो इसीलिए यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी आप देखोगे। क्या देखोगे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी आप देखेंगे यहाँ पर। अच्छा, पूरे बिहार का अगर आप स्क्वायर फीट याद रखें तो 94,163 किलोमीटर में आपको पूरा बिहार है। अच्छा, कभी अगर आपसे पूछ ले कि बिहार का जो गंगा का मैदान है ये उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में डिवाइडेड है, तो ये उत्तरी भाग जो है आपको कितने में है और दक्षिणी भाग कितने में है, फटाफट से इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। आपसे अगर पूछेगा कि उत्तरी भाग कितने में है तो बिहार का जो है गंगा का मैदान अगर आपसे पूछेगा तो बिहार का गंगा का मैदान आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, तो आपको 94,163, लेकिन यहाँ पर 90% यानी 90 से 96% के आसपास आपको क्या है, तो मतलब पानी का क्षेत्र है, गंगा का मैदान है। और ये आपको कितना किलोमीटर में गंगा का मैदान हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग, या पूरे अगर मैं गंगा के मैदान की आप सभी से बात करूं तो 90,650 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ गंगा का मैदान कितना हो जाएगा, गंगा का मैदान 90,000, याद रखें कि 90,650 मीटर, 90,650 मीटर आपको गंगा का मैदान हो जाएगा वर्ग किलोमीटर। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए गंगा के मैदान में इसको बांटा गया है, यहाँ आपको नई जलोढ़ मिलेगी, यहाँ आपको तराई मिट्टी मिल जाएगी। कौन सी? तो तराई मिट्टी आपको ऊपर वाले रेंज में मिल जाएगी, क्योंकि ऊपर से क्या है तो आपको हिमालय है। और यहाँ पर आप अगर शिवालिक क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मिलेगा आपको शिवालिक क्षेत्र, और यहाँ आपको मिलेगा रामनगर दून। क्या मिलेगा? तो रामनगर दून, और इस दोनों के बीच एक मध्य होगा जिसको हम क्या कहेंगे, तो हरहा घाटी। क्या कहेंगे हम? हरहा घाटी। इस दोनों के मध्य का जो घाटी वाला क्षेत्र है ये आपको हरहा घाटी में कहलाएगा। तो ये सारा आप बिहार में देखेंगे। अब जैसे आपसे पूछेगा कुछ पर्वत का नाम पूछ सकता है, कुछ पहाड़ का नाम पूछ सकता है, तो ये सारा पॉइंट याद रखें। अच्छा, सबसे ज्यादा गंगा जो है बिहार के बिहार में कहाँ बहती है, तो 99 किलोमीटर आप कहाँ याद रखेंगे, तो पटना में याद रखेंगे। कहाँ पर? तो पटना में आप याद रखेंगे। और ये जो है बिहार के मैप में आप देखोगे कि इधर आपको 7 राज्य है, 7 जिला है, इधर आपको 8 जिला है, इधर आपको 8 जिला, इधर आपको 8 जिला है, और इधर आपको 3 जिला है। तो आपसे कभी अगर पूछेगा कि बॉर्डर लाइन का जिला, तो आप इस तरीके से ऐड करोगे 7 + 3 + 8 + 8, और इसमें अगर आप देंगे तो आप कितना हो गया, आप याद रखें 8 8 16, 3 19, और 19 7 कितना हो गया, 26 जिला हो गया। और इस 26 जिला में हम 4 माइनस करेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये कोना वाला जो जिला है ये 2 राज्यों से टकराता है ना, 2 राज्यों से, ऊपर आपको अलग से देश से, नेपाल से। तो यहाँ पर 22 जिला जो है ये बाउंड्री लाइन पे है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस बात को आप सभी लोग याद रखेंगे। तो बिहार के बारे में इतना आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे ज्यादा अफीम हम कहाँ देखते हैं, तो बिहार में। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर बना? मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जो है 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक रहे। कौन थे वो? तो मुर्शिद कुली खां। क्या याद रखेंगे आप लोग? मुर्शिद कुली खां। कब से कब तक? तो 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक ये कहाँ के नवाब रहे? तो बंगाल के अंतिम नवाब के रूप में इन्होंने काम किया, ठीक है। चलिए सिराजुद्दौला एक बार याद रख लीजिएगा, कब से कब तक? तो 1717 से 1727, यानी टोटल 10 वर्ष तक ये रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा जो है परास्त हुआ था किस युद्ध में? सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा या लॉर्ड
क्लाइव द्वारा पराजित हुआ, वो कौन सा युद्ध था जिसमें वो पराजित हुआ था? तो बैटल ऑफ प्लासी था और ये आपको हुआ है 23 जून 1757। याद रखेंगे कि 23 जून 1757 का युद्ध हुआ और इसमें क्या हुआ? तो ये जो है पराजित हो गया। ये आप याद रखोगे 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। और वांडीवास आप 1760 ईस्वी याद रखेंगे, वांडीवास का युद्ध, ठीक है। चलिए, वांडीवास का 1760 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले देखिए, बिहार दरोगा 299 में आप सभी के लिए बैच लाया गया है, तो डेफिनेटली जुड़ेंगे, देरी नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? देरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑल सब्जेक्ट बोर्ड PDF लाइव प्रिंटेबल रिकॉर्डेड क्लास, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन सीरीज है इसमें, ठीक है। चलिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, कौन सा युद्ध था? यानी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित करने वाला प्रभुत्व तो बक्सर का युद्ध रहा। ये जो 1764 में हुआ, ये 21 अक्टूबर था, ठीक है। ये जो 1764 में हुआ, इस युद्ध के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों का यहाँ पर क्या एक तरह से स्थापित हो गया, उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। और प्लासी के युद्ध के लिए क्वेश्चन होता है कि लूट, क्या बोला जाता है इसको? एक तरह से लूट की संज्ञा दी गई, क्योंकि आए और लूट के चले गए। और बक्सर के युद्ध के बाद उन्होंने यहाँ पर स्टेबल होने का सोचा, ठीक। अब वांडीवास हमने अभी देखा है, कब हो जाएगा? तो 1760। तीसरा युद्ध हो जाएगा 1761, पानीपत का तीसरा युद्ध। पहला कब हो जाएगा? तो पहला युद्ध हो जाएगा पानीपत का 1526, दूसरा हो जाएगा 1556 और तीसरा हो जाएगा 1761। और प्लासी का तो आपने अभी देखा है 1757। इसको एक लूट की संज्ञा भी दी गई। किसकी? तो लूट की संज्ञा दी गई। अगर आप घटना चक्र बनाएंगे तो इसमें बेसिकली मेंशन है कि किस युद्ध को अंग्रेजों द्वारा लूट माना गया, तो 1757 के युद्ध को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी दे दिया। देखिए, इसमें जो है संधि हुआ था इलाहाबाद का संधि, इलाहाबाद की संधि आपको कब कब हुई है? तो ये दो डेट है आपको, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। अब आप लोग बताइए कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी प्रदान किया गया किस डेट को एग्जैक्टली? तो 12 अगस्त 1765 को ये दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आपका कि 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर और कर्नाटक। चलिए, तो ये क्वेश्चन एकदम से इस तरह से क्रिस्टल क्लियर है कि यह युद्ध जो है आपको क्यों लड़ा गया? तो यह युद्ध कर्नाटक युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। किसका? तो कर्नाटक युद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, तीसरे कर्नाटक युद्ध का। और आपसे क्या पूछ रहा है कि किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। क्वेश्चन पे ध्यान देना है और कर्नाटक नहीं मारना है। मैसूर का युद्ध आपको पता है कि 4 हुआ था, सब हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक। शाह रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह सुजा से, जमान शाह से, ठीक है, दोस्त मोहम्मद से और शेर अली से। चलिए, रंजीत सिंह ने जो हीरा प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया भाई? तो शाह सुजा से उन्होंने ये हीरा प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए, ये आपको बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1666 से 69, कहीं कहीं देखिए सॉरी 1767 से 69 भी आपको मिलेगा और कहीं कहीं 1766 से 69 मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है प्रथम आंग्ल युद्ध में आपको कौन विजयी रहा? तो आप जानते हैं कि कौन विजयी रहेंगे, तो हमारे हैदर अली जो है इसमें विजयी रहेंगे, ठीक है। कौन रहेंगे? तो हैदर अली। और ये जो है कौन सी संधि से खत्म होगा? तो मद्रास की संधि से खत्म होता है। किस संधि से? तो ये आपको मद्रास की संधि, याद रखें कि मद्रास की संधि से खत्म होगा, मद्रास की संधि से ये युद्ध खत्म होगा,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोल्लीपुर में। कहाँ? पोल्लीलुर में। और ये जो है आपको ये वाला जो युद्ध हुआ ये 1780 से 82 तक आपको 84 तक आपको चला था, टीपू सुल्तान के द्वारा द्वितीय मैसूर युद्ध। ठीक है, याद रखिए कि सेकेंड वो था, ये सेकेंड था कौन सा? तो आंग्ल मैसूर युद्ध। याद रखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये आपको सेकेंड रहा। पहला आपको 2 वर्ष चला, दूसरा आपको 4 वर्ष चला पोल्लीपुर में। ठीक है, 1780 में हराया था। नेक्स्ट, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ था? तो बेगम समरू, याद रखेंगे, और समरू ने शरधना में निर्माण करवाया। कहाँ पे? तो शरधना में निर्माण करवाया, और ये बेसिकली आपको मेरठ यूपी में पड़ता है। ठीक है, मेरठ यूपी में ये पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया? फटाफट से याद रखें, तो इसका आंसर है राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया। और ये बनारस विद्रोह तो ऑब्वियस ही है, बनारस में होगा। 1781 ईस्वी की ये बात है। इस विद्रोह के बारे में मैं आपको बता दूं कि 1781 ईस्वी की ये बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कि वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? ये वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ 1781 चलिए वो बनारस था 1781। ठीक है, हम वेल्लोर की बात कर रहे हैं, तो ये आपको सर जॉन बार्लो के टाइम हुआ था। किनके? बार्लो। और ये आपको था 1806 ईस्वी की बात है। ये आपको हुआ 10 जुलाई 1806 ईस्वी में वेल्लोर का विद्रोह हुआ, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं हुआ? ये जो था, क्या दूसरे खर्च पर एक बड़ी सेना, ये लागू हो गया था भाई। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक, नेक्स्ट, कंपनी के खिलाफ एक नियत आय का प्रबंध करना, ये भी था। प्रोवाइडिंग हो गया था ये उनके फिक्स्ड इनकम का। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश का सर्वोत्तम स्थापित करना, ये भी था। तो बेसिकली हम इसके करेक्ट आंसर की तरफ जाएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जो आपने सुना होगा, उनसे सुरक्षित करने का जो उनका मेन उद्देश्य था वो नहीं हो पाया था। किनका ये उद्देश्य था? तो लॉर्ड वेलेस्ली का, याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन बने? एक सहायक संधि थी, उसको स्वीकार करने वाले तो हैदराबाद के निजाम थे, और ईस्वी था 1798। ठीक है, याद रखिएगा 1798 ईस्वी में ये हुआ था। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य और धराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल से एक भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। कौन से ऐसे थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश पताका को फहराए रखा था? करेक्ट आंसर करेंगे फटाफट से इसका, तो याद रखेंगे कि इसका हो जाएगा आपको लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, और ये भी आपको कब की बात है? तो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक के बीच में इसकी बात कर रहा है कि पताका फहराए रखा। डलहौजी ने डाक व्यवस्था को एस्टैब्लिश किया, ये हम आगे देखेंगे, इसलिए एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन देखने, घटना चक्र बुक का ये पूरा निचोड़ है, एग्जामिनेशन में पूछा गया। ठीक है, चलिए, सर टॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर बने? टॉमस मुनरो की बात कर रहा है, तो कौन सा ईयर था जब वो मद्रास के गवर्नर बने? तो टाइम था आपको 1820 से लेकर 27 तक वो मद्रास के गवर्नर बने। ठीक है, और इनकी मृत्यु आपको हैजा की कारण हुआ था, तो कौन सा था? 1820 से लेकर 1800, कब तक मैंने कहा? 1820 से लेकर 1827 तक। तो इसका करेक्ट आंसर आप याद रखोगे ए हो जाएगा। और इनकी मृत्यु अगर आप देखें तो मृत्यु इनकी हैजा से हो गई थी। हैजा बीमारी जो होती है उनसे इनकी मृत्यु हो गई थी सर टॉमस की। तो क्या नाम है? याद रखिएगा, सर टॉमस मुनरो। क्या है? सर टॉमस मुनरो। ठीक है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष खत्म किया गया? ये बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन है। 1829 में। कौन थे? तो विलियम बेंटिक। विलियम, याद रखिए कि विलियम बेंटिक, और साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय। कौन थे? तो राजा राम मोहन
मोहन रॉय। ये तीन मतलब दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा 1829 में सती प्रथा खत्म किया गया। इन्होंने महिला के शिक्षा के लिए, महिला के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। तो वो सारा आपको एग्जामिनेशन में, खैर मैं धीरे धीरे पूरा हिस्ट्री और साइंस सारा आपको धीरे धीरे मैं कवर करवा दूंगी, ठीक है। चलिए, तो BSSC कार्यालय परिचारी 299 में आप सभी के लिए बैचेज है, ऑफर फी है, ऑल सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज बोर्ड PDF प्रिंटेबल, लाइव रिकॉर्डेड क्लास 20,000 प्लस MCQ विथ होमवर्क सीरीज। तो डेफिनेटली जुड़े, बाबा देरी नहीं करना है, ठीक है। बिहार दरोगा अभी आपने देखा है कितने में है, तो 299 में, और आप सभी के लिए स्पेशली इस बैच को लाया गया है। स्पेशली ज्वाइन करें, कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, ठीक है। चलिए, आज के क्वेश्चन में उतना कुछ खास एक्सप्लेनेशन था नहीं, इसलिए हमने किया नहीं। नेक्स्ट क्लास से बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन रहेगा, ऑल सब्जेक्ट टॉपिक वाइज बोर्ड PDF प्रिंटेबल लाइव रिकॉर्डेड क्लास और 20,000 प्लस MCQ के साथ रहेगा 299 में, ठीक है। चलिए, ये आप सभी के लिए 99 में है, हमारी तरफ से 20,000 प्लस क्वेश्चन है, ये 99 में है। साथ ही इसमें भी 20,000 प्लस क्वेश्चन है बिहार दरोगा के लिए, ये भी आप सभी के लिए 99 में है। और इधर भी आप देखोगे GK GS विथ टॉपिक है, तो इसमें भी आपको 99 में है। तो डेफिनेटली जुड़े, देरी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, कि डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। तो डलहौजी के तहत प्रथम राज्य कौन सा था जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत अपने में मिला लिया गया था। तो 26 का करेक्ट आंसर आप सभी को देना है। तो याद रखोगे आप सभी, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1848 में किसको मिलाया है, सबसे पहले संभलपुर को मिलाया था, 17 हो गया। अच्छा, मुझे बताइए कि जैतपुर को कब मिलाया गया। तो जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, जैतपुर और संभलपुर को कब मिलाया, 1849 में, ठीक है। झांसी, मुझे बताइए कि झांसी कब मिला, तो 1853 में, और नागपुर 1854 में। झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, नागपुर 1854 में। अच्छा, एक और बचा, कौन सा बचा ऐसा जिसको और मिलाया गया था, तो वो आपको उदयपुर बचा जो 1852 में। कौन सा, तो उदयपुर जो आपको 1852 में। तो याद रखोगे आप सभी लोग कि जैतपुर संभलपुर 49 में, 17 48 में, झांसी 53 में, उदयपुर आपको कितना में, 52 में, और नागपुर 54 में। तो इसको अगर मैं क्रम से लिख दूं तो याद रखेंगे ऐसे कि जैतपुर और संभलपुर, जैतपुर और संभलपुर कब है ये। अच्छा, इससे पहले हमारा 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 आपको 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, और इसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, तो याद रखेंगे कि उदयपुर। कौन सा, तो उदयपुर 1852 में, उदयपुर 1852 में। झांसी 1853 में, झांसी 1853 में, और नागपुर सबसे लास्ट में याद रखोगे क्योंकि नाग है, ठीक है। स्टार्ट हुआ है 17 से, खत्म हुआ है नागपुर से, ठीक है। याद रखेंगे, स्टार्ट हुआ 17 से और खत्म हुआ किसे, तो नागपुर से। नागपुर कब हो गया, तो 1854 में। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करेंगे जब भी आप लोग क्लास देखें। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम क्या है। इनका वास्तविक नाम क्या था रैमजे जी का, तो याद रखेंगे ये हमारे डलहौजी हैं जिनका नाम क्या था। तो ये आप को 1848 से कब तक रहे, तो 1856 तक ये रहे थे। कब तक, 48 से 56 तक। याद रखोगे ये 1848 से 56 ईस्वी तक रहे। इन्होंने डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था, ये सारे चीजों पर बहुत ज्यादा ही काम किया। इन्होंने टेलीग्राफ पे काम किया। रेलवे लाइन डलहौजी के द्वारा ही बसाया गया था, मतलब बनाया गया था। तो याद रखें उन्हीं के टाइम पे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे। PW जो आप जानते हो, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो रोड के लिए काम करता है, आपने देखा होगा, जिसमें रोड के लिए काम हो गया, नहर के लिए काम हो गया, पुल के लिए काम हो गया, रेलवे के लिए काम हो गया, इन सब के लिए जो काम किया गया था ये भी आपको डलहौजी के द्वारा ही किया गया।
और 1848 में, ठीक है। और अभी जो हमने देखा तो सबसे पहले कौन सा था भाई, 17 1848। जैतपुर याद रखो, जैतपुर और संभलपुर, जैतपुर और संभलपुर कब हो गया, 1849, 1849। उदयपुर आपका कब हो गया, उदयपुर आपको 1852। पांच जगह थे। झांसी आपको कब हो गया, तो 1853। लास्ट में हमने क्या कहा आपको, नागपुर 1854। तो ये व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत मिलाया गया था। तो इस पॉइंट को याद रखोगे, भूलना नहीं है, पूछ लेता है, ठीक है, पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया। क्या था ये अस्थाई बंदोबस्त, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आया। 1793 का वो टाइम पीरियड था। जमींदारी प्रथा है जिसमें भूमि का 10/11वां भाग दिया जाता था वसूलों से, मतलब वसूला जाता था नागरिकों से। कौन थे, तो कॉर्नवालिस थे। और कॉर्नवालिस के द्वारा क्या किया जाता था, तो 10 जमीन का जो है 10/11वां हिस्सा ले लिया जाता था। ये क्या था, तो किसान यानी जमींदार जमीन से रिलेटेड था। क्या था, जमीन से जुड़ा हुआ था, जमीन के उपजाऊ से जुड़ा हुआ था। उनसे 10/11वां हिस्सा जो है लिया जाता था। तो ये पॉइंट आप याद रखिए कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में। और टाइम पीरियड कब है, तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त स्टार्ट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वह कौन व्यक्ति थे जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की मतलब जनगणना करवाई। हम अगर जनगणना के बारे में देखें तो अब जो नेक्स्ट जनगणना होगा वो 16वें नंबर का होगा। कौन से नंबर का, तो 16वें नंबर का ये होना था। बट ये नेक्स्ट जनगणना अभी तक हुआ नहीं। और अभी तक हमारा अगर अभी तक पूछा जाए तो अभी तक 15 जनगणना हो चुका है। कितना, 15। लाया किन के द्वारा गया था, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा लाया गया। कब लाया गया, 1872 ईस्वी में। कब आया, 1872 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाए कि आधिकारिक तौर पर जनगणना कब कौन लाए, तो रिपन लाए थे। कब, तो 1881 ईस्वी में। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आधिकारिक, याद रखिए कि आधिकारिक तौर पर याद रखना, 1 मिनट रुक जाइए। अगर आपसे आधिकारिक तौर पर पूछा जाए तो 1881 में रिपन के द्वारा आया है, ठीक है। किस तौर पर, तो आधिकारिक तौर पर। अभी तक कितना जनगणना हो चुका है, 15। हर 10 वर्ष पर होता है। कितने वर्ष पर, 10 वर्ष पर जनगणना होता है। लेकिन अभी नहीं हुआ कोविड के कारण, 21 में होना था लेकिन हुआ नहीं। अब 26 में होने की संभावना है, आप देखें 26 में होगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 15 बार अभी तक जनगणना हो गया। करेक्ट आंसर मेयो हो जाएगा। आधिकारिक तौर पर पूछे तो कौन हो जाएंगे आपको, जो है अगर आधिकारिक तौर पर पूछे तो आपको हो जाएंगे रिपन, ठीक है। चलिए तो आज का क्वेश्चन सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट सेशन से फिर वही से 50 क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के लिए, ठीक है। सेशन अच्छा लगा वो कमेंट करें, ना अच्छा लगा वो बताएं क्यों नहीं अच्छा लगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल से धन्यवाद आप सभी का।